हम्म, हम्म। सभी जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता और जो लोग जे फेस, नमस्कार। आज बहुत मन था कि जिस भयंकर बीमारी के साथ हम सब लोग लड़ रहे हैं, दुनिया भी लड़ रही है, देश भी लड़ रहा है, उस बीमारी के बारे में एक इशू को लेकर, कोविड-19 और माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कोरोना में मेरी जिम्मेवारी क्या है, मेरे कर्तव्य क्या हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातचीत आपसे करूंगा। पहले, ये ऐसी बीमारी है जिसने ना कोई देश देखा, ना कोई धर्म देखा, ना ये देखा कि अमीर है, ना ये देखा गरीब है। आज डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज सब इसकी चपेट में आ गए हैं। कुछ सरकारों ने इनिशिएटिव लिए, कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन ये बढ़ता ही गया। जिस चीज़ का इलाज ना हो उस चीज़ के साथ कैसे लड़ा जाए, जिसकी दवाई ना हो उस बीमारी के साथ कैसे लड़ा जाए, आज के विषय में मैं ये भी कुछ टच करने की कोशिश करूँगा। ये कोरोना ना दिखने वाला बीमारी है, ना सिम्टम पता है। धीरे धीरे पता चलता है कि पेशेंट कोरोना का है, और जब तक आदमी इफ़ेक्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर जिस जोन में चला जाता है वहाँ से वापस आना भी मुश्किल है। इतना भयंकर समय आया हुआ है जिसने हवा का मार्ग भी बंद कर दिया, रेल का मार्ग भी बंद कर दिया, सड़कों का मार्ग भी बंद कर दिया, और इसके अलावा इसने एक दूसरे को मिलना जुलना, रिश्तेदारों से बातचीत करना, उठना बैठना, जो हमारा सोशल सिस्टम था उसको देखें आप। माता वैष्णो देवी का मंदिर, उसको भी बंद करना पड़ा ताकि लोगों को हम बचा सकें, लोग ना आ सकें। तो एक बहुत ही भयंकर सीन जो है वो बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका इलाज जो है वो मुफ्त का इलाज है। मैं पहले इससे बचना कैसे है उसकी बात करूँगा, फिर बचने के साथ साथ ये भी हमारी ड्यूटी है, हम भी बचें, लोगों को भी बचाएं। फिर इस महामारी में हम करें क्या, ये बात मैं आपसे शेयर करूँगा। आप सोचते होंगे कि खन्ना साहब, मैं अकेला कार्यकर्ता इतने बड़े संकट को मैं कैसे झेल सकता हूँ, मैं कैसे इसको कम कर सकता हूँ, मैं कैसे इसकी दवा बन सकता हूँ, मैं कैसे इसको लोगों को बचा सकता हूँ। देखिए, मैंने कई बार बैठकों में एक कहानी शेयर की है, वो आज आपको सुनाने के बाद मैं अपनी बात को आगे रखूँगा। वो क्या है? वो है कि एक बार एक जंगल में आग लगी हुई थी। सभी लोग आग को बुझाने के लगे हुए थे। कोई पानी ला रहा है, कोई रेत ला रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है। तो एक चिड़िया ऊपर उड़ रही है। वो सोचती है कि मेरे साथी पशु पक्षी इस जंगल की आग में सड़ जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ करूं। वो अपनी चोंच में पानी भरती और उस जंगल की आग में डाल देती। जब शाम को जंगल की आग बुझ गई तो सब लोगों ने एक दूसरे की प्रेज़ करनी शुरू की कि देखिए, तू इतना पानी लाया, तू इतना मिट्टी लाया, तू इतना रेत लाया, तू इतना जंगल को काटा, इस करके जंगल की आग बुझ गई। तो चिड़िया बैठी थी उस मीटिंग में। तो किसी ने मजाक में पूछा, बे चिड़िया, तेरे 2 बूंद पानी डालने से इतने बड़ी जंगल की आग बुझ सकती थी? तो चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे भी मालूम है कि मेरे 2 बूंद पानी डालने से इस जंगल की आग नहीं बुझ सकती, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी गिनती आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में की जाएगी। अब हम सब कार्यकर्ताओं को आग बुझाने वाले बनना है। कैसे? सबसे पहले जो मुफ्त के इलाज हैं, उन इलाज को हमने अपने में एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। फिर लोगों को बताना है कि ये इलाज जो है, ये इलाज बिना उसके है। क्या है? सबसे पहले है कि किसी से हाथ नहीं मिलाना। हमें आदत है, खैर डोगरी और पंजाबी ये तो जब भी मिलते हैं एक दो को जफ्फी डाल के मिलते हैं, और हाथ नहीं मिलाना।
दूसरा हग नहीं करना, जफी नहीं डालनी, और डिस्टेंस पे रहना। और अगर आप बाहर हैं तो घर आते ही किसी चीज़ को छुए बिना 20 सेकंड के लिए साबुन के साथ अपने हाथ धोने। फिर जितना हो सके गर्म पानी, बॉइल्ड उबलता हुआ पानी, उसका यूज़ करना। तो ये बहुत से मुफ्त के इलाज हैं, और इस इलाज के साथ हम लोग हाथ धोना, डिस्टेंस रखना, और अपना हाथ नहीं मिलाना, जब किसी को गले नहीं मिलना, जब ये ऐसी बातें आप करेंगे तो कोरोना अपने आप भाग जाएगा। आपने देखा कई वो बनाए हुए हैं, OMG जैसे आता है एक, कोरोना को कैसे भगाना उसमें बताया गया है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम आप प्रिवेंशन, प्रिकॉशन वो लें। तो जितना प्रिकॉशन लेंगे उतना आप इसकी स्प्रेडिंग को बचा पाओगे। अब देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में 18 डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हो गए, कश्मीर के 10 के 10 और हमारे जम्मू के 8। अब देखिए कश्मीर में क्या हुआ, जैसे ही लोग मिलना शुरू किया, सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ दिया, इकट्ठे खाना खाना शुरू किया, उसके कारण एकदम जल्दी से बांदीपुरा, श्रीनगर वहाँ फैला। आपके जहाँ 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जो बिल्कुल ग्रीन जोन थे, वो जोन भी ऑरेंज में आ गए। 13-14 लोग छुप छुपा के रामबन में एक ट्रक में आए। जैसे ही उनको चेक किया, पता चला कि एक व्यक्ति उसमें इफेक्टेड है, जैसे वो जिला भी इफेक्टेड हो गया। ऐसे कठुआ में लोग कंडक्टर के आ गए कि मैं एक ड्राइवर है, कंडक्टर हूँ। जब वो आ गए, जैसे कंडक्टर को उतारा वो इफेक्टेड था। तो ये स्प्रेडिंग रोकनी है, ये चेन जो है, ये चेन जो रोकनी है। चेन कैसे रोकेगी? जब हम लोग अपने डिस्टेंस में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। और अगली बात, जो देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी पार्टी ने हमें मैसेज दिया है, उसको करना कैसे है। अब देखिए कि अपने आप को डिस्टेंस में रखते हुए हमने लोगों की सेवा भी करनी है। बताता हूँ, जब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, उसकी डेथ होती है, इंसान का एक फर्ज होता है कि मैं संस्कार में हिस्सा लूँ, मैं संस्कार में जाऊँ, मैं इसको कंधा दूँ। लेकिन जैसे ही कोरोना से कोई डेथ हुई तो आप हैरान होंगे। मेरे पंजाब में पद्मश्री बाबा निर्मल सिंह जी, जो एक महान पंथ की एक शख्सियत थी, उनको कोरोना हुआ, डेथ हुई। डेथ होने के बाद गांव वालों ने उनकी बॉडी को क्रेमेट करने का भी जो है वो मौका नहीं दिया कि हम अपने गांव में क्रेमेट नहीं करेंगे। एक इतना महान पुरुष, क्यों? क्योंकि कोरोना अफेक्टेड है। अगर इसको क्रेमेट किया तो यहाँ पर भी वो कोरोना फैल जाएगा। बाद में किसी जगह पर उनका संस्कार हुआ। ये इफेक्ट है, मरने के बाद भी लोग। ऐसे ही हमारे लुधियाना में एक इंसिडेंट हुआ, फादर की बॉडी लेने के लिए बच्चे आए ही नहीं, लेकिन संस्कार बेटे ने करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एम्बुलेंस में बुलाकर स्टाफ जो था सरकारी, वो बॉडी को लेके गया और उसने उसको अग्नि तक नहीं दी। अब गाड़ी में बैठे रहे। ये डर है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो संस्कार करना है वो किस बॉडी का करना कैसे है। हमारी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है, कोविड-19 डेड बॉडी मैनेजमेंट। उसके तहत क्रेमेशन कैसे करनी है उसको बताया गया है। तो मैंने अपने वीडियो भी लाइव किए कि आप डरिए मत। क्रेमेशन करने का ढंग है। जो क्रेमेशन ग्राउंड में लोग हैं उनको प्रिकॉशन क्या लेना है, जब बॉडी को कैसे लाना है, बॉडी को देख सकते हैं, देखने के बाद उसको जला सकते हैं, और वो जो बाद में उसकी एशेस होती हैं, राख होती है, उसको भी इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी बातें इन राइटिंग जो है वो बताई गई हैं। लेकिन जानकारी ना होने के कारण
हम लोग इतने, मैं कार्यकर्ता को निवेदन करूंगा कि डेड बॉडी मैनेजमेंट के लिए भी हमें काम करना होगा, ताकि जो अपना एक संस्कार है उसको हम लोग पूरा कर सकें। ये तभी होगा अगर हम लोग इस बात का प्रचार करेंगे और रिटर्न गाइडलाइंस हैं उसको लोगों को बताएंगे। अब हमें करना क्या है, अगर हमारा ड्यूटीज़ क्या है, मुफ्त में इलाज हो गया, गर्म पानी पी लिया, गर्म पानी पीने के बाद हम अपने आप को बचा लिया, इस बात को लोगों तक भी लेके जाना है। उनको भी कहना है कि क्या कहना है कि आप कृपया हाथ मत मिलाइए, हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए, आप हग मत कीजिए, आप डिस्टेंस पर बैठिए, फिर आप घर में आते हैं तो हाथ धोजिए, बार बार इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब हमारे कर्तव्य क्या है, इस काम बंद कर दिए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, मूवमेंट बंद हो गई और उसके कारण आमदन के जरिए भी बंद हो गए। लेकिन आपकी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पार्टी ने कुछ बिंदु आपको दिए। वो पहला बिंदु क्या दिया, फीड द नीडी। भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए संबोधित करते बात कही कि कार्यकर्ता उठ के खड़ा हो जाए कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के नहीं सोएगा। उसके लिए लोगों ने अपने अनाज के भंडार खोल दिए, पुरुष आगे आए, कार्यकर्ता आगे आया, उसने कम्युनिटी रसोई शुरू की। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, अब भी चल, तो मैंने पहले प्रिकॉशन बताए हैं, उन प्रिकॉशंस को आपको ध्यान में रखना होगा। लंगर सर्व करते समय, लंगर खिलाते समय, किसी को भोजन देते समय उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मैं ये बीमारी तो नहीं फैला रहा, या मैं ले तो नहीं रहा। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो आप बचेंगे भी, बचाएंगे भी, और किसी नीडी को, जिसको फूड की, ये काम हम फीड दी नीडी कर सकते हैं। सब खजाने खोल दिए गए, सब अनाज के भंडार खोल दिए गए, जल्दी जल्दी सबको अनाज आने लगा। बीपीएल कार्ड था, राशन डिपो से उनको, ऐसे के लोग थे जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है लेकिन गरीब हैं, उनके लिए सरकार ने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड होता है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड है उसको कहा गया कि आप इस फंड को उन लोगों के लिए अनाज दे दो जो लोग राशन कार्ड नहीं है लेकिन उनको ज़रूरत है। तो आप कह सकते हो कि देश के प्रधानमंत्री ने हर उस व्यक्ति का ख्याल रखा, कम से कम वो भूखा ना सोए। इतने प्रिकॉशन, इतना मेडिकल हेल्प, उसके बावजूद भी इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये काम किया। दूसरा कहा माइग्रेंट लेबर, घर छोड़ के बहुत से लोग आए हुए हैं, काम करने के लिए आए हुए हैं, कमाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन हो गया, कर्फ्यू लग गया, वो लोग फंस गए। उसके लिए मैं भारतीय धन्यवाद देता हूं कि उसने जिस कैपेसिटी से बढ़कर उसने माइग्रेंट लेबर का ख्याल रखा, उनका मेडिकल भी करवाया, उनको भोजन भी दिया, उनको शेल्टर भी दिया। यही कारण रहा कि 80 दिन 85 दिन लोग, कहीं से एक भी आवाज़ ये नहीं आई कि कोई व्यक्ति, कोई मजदूर जो है वो भूख के कारण मरा। इतना ध्यान माइग्रेंट लेबर के लिए रखा। और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने उन सभी मजदूरों का ख्याल रखा। मुझे याद है कि आपकी हेल्पलाइन यहाँ पर काम करती है। राजस्थान के 40 लोग श्रीनगर में फंसे हुए थे। मुझे राजस्थान से फ़ोन आया कि इन 40 लोगों को खाना नहीं है, भूखे हैं, बिल्कुल खाना नहीं है। तो मैंने इमीडिएटली अपनी हेल्पलाइन पे जो अपने कार्यकर्ता काम करते हैं, असीम जी और रंधावा जी, उनको फ़ोन किया। डिप्टी कमिश्नर जम्मू को रेड क्रॉस का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया ताकि उनसे खाना मिल जाए। आप हैरान हो गए कि शाम को 40 लोगों को उनके घर पे जहां वो रह रहे थे वहां खाना पहुंच गया। आप लोगों ने उनका रखा है। ये
ड्यूटी है। अगली बात कही कि लड़ाई लंबी लड़नी है, उसके लिए एक पीएम केयर फंड। उसमें क्या था, छोटा सा काम कार्यकर्ता को दिया कि आप मिनिमम 100 रुपया उस फंड में डालें और 40 लोगों को ये बात के लिए आग्रह करें कि वो लोग 40 लोग आपके कहने पर जो दोस्त मित्र हैं पार्टी के अलावा, वो लोग जो हैं वो उस पीएम केयर फंड में डालें। मैं आपको बताऊंगा, लोगों ने 100 रुपया नहीं, करोड़ों रुपया वो इस फंड में डाला। फ़ोन करने मैं ऑल इंडिया रेडियो से रिटायर हो चुका है और विचारधारा भी अपनी नहीं है उसकी, वो दूसरी विचारधारा का मानने वाला है। चंडीगढ़ से मुझे फ़ोन आया कि खन्ना जी, मैं 50,000 रुपया अपनी पेंशन से पीएम केयर में डालना, कहाँ पहुँचाऊँ? तो मैंने सोचा कि बात 50,000 की नहीं है, बात उसके मन की है, एक डेडिकेशन है। मैं खुद उसके गांव में जो 40 किलोमीटर यहाँ से था, होशियारपुर से, परमिशन लेकर मैं उसके गांव में गया, उसके घर पे गया। तो घर वाले कहते कि नहीं भाई साहब, आप क्यों इतना कष्ट किया, सिर्फ 50,000 तो देना है। मैंने क्या, बात 50,000 की नहीं है, बात कमिटमेंट की है। पीएम ने एक अपील की और एक रिटायर्ड आदमी ने 50,000 रुपया जो है वो हमें दे दिया। तो मैं खुद लेके आया, आके 2 बजे से पहले बैंक में गया, जमा कराया, उसको रसीद व्हाट्सएप की, ताकि विश्वास। पीएम केयर के लिए मैं चाहूँगा दोस्तों, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं जितने लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकूँ उन लोगों को इन्वॉल्व करूँ। एक मुझे रिटायर्ड बिजली कर्मचारी दसुआ से, उसका फ़ोन आया कि खन्ना जी, मैं रिटायर्ड हूँ और कोई इच्छा नहीं, 80 साल की मेरी एज है, तो मैं 5 लाख रुपया पीएम केयर में देना चाहता हूँ। जस्ट सी कि लोगों में कितना डेडिकेशन है। ये भी एक करणीय काम है। कोविड-19 में मेरी जिम्मेवारी है कि पीएम केयर में भी जो है वो मेरे कंट्रीब्यूशन जाए और मेरे कहने से वो कंट्रीब्यूशन जाए। अगली बात थी फेस कवर की। दोस्तों मान के चलो, ये ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला है। जैसे अब स्कूलों में एक ड्रेस कोड होता है ना, कि बच्चा आएगा, निक्कर डालेगा, बेल्ट लगाएगा, बूट पहनेगा, जिस रंग की जुराब पहनेगा, इस टाई लगाएगा। तो मान के चलो, अब यूनिफॉर्म के साथ साथ उसका हिस्सा बनने वाला है कि वो फेस कवर लगा के भी आएगा। आपको भी मैं निवेदन करता हूँ, आप अपनी बीबी से कहिए, आप अपनी बहन से कहिए, आप अपनी माँ से कहिए कि माँ, हम लोग बर्तन खरीदने के लिए जो कपड़े देते हैं, अब मत खरीदो बर्तन। कोई पुरानी चादर है कॉटन पर, कॉटन की हो, उसको काट कर आप एक फेस कवर बनाइए। हर कार्यकर्ता ये प्रण करे कि मेरे बूथ पे सभी लोगों के पास फेस कवर है। जब भी हम घर से निकलें वो डाल के निकलें और लोगों को अपील करें कि वो फेस कवर डाल के आए। अब देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी पत्नी घर में बैठकर फेस कवर बना, तो मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी माँ थोड़े से फेस कवर नहीं बना सकती? जैसे बात मैंने अपनी पत्नी को बताई, तो जितना भी कॉटन के कपड़े थे इसने निकाल कर बड़े सिंपल से फेस कवर, जो कि डालने से चाहे सारा दिन डाल रखो, कॉटन के हैं, वो ख़राब नहीं होंगे। और कॉटन के फेस कवर को आके धोइए, धोने के बाद प्रेस कीजिए, फिर डालिए। ये आपको प्रिकॉशन लेना होगा और आपकी जिम्मेवारी है। कसम खाइए कि मैं आज के बाद अपने बूथ में हर व्यक्ति को, वोटर को नहीं, हर व्यक्ति को फेस कवर दूंगा। 10 कार्यकर्ता इकट्ठे हों, 3,000 लोग होंगे, इकट्ठे होके बनाकर उनको दीजिए, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा आप बना सकते हैं। अगली बात कही गई है, बहुत महत्वपूर्ण बात, जो बुज़ुर्ग आपके एरिया में रहते हैं, जिनके पास
शायद पैसा तो है, जिनके पास बाहर जाने का साधन नहीं, उनके बेटे विदेश में हैं, उनका बेटा आर्मी में है, उसका बेटा जॉब करने गया है, घर में कोई है ही नहीं जो उस बुजुर्ग की देखभाल कर सके। आपकी पार्टी ने आपको कहा है कि उस बुजुर्ग को एक कार्यकर्ता, एक ऐसा परिवार आइडेंटिफाई करे और अडॉप्ट करे। अब बुजुर्गों की समस्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इन सब इशू पे काम किया है, इस करके मेरी कमिटमेंट के साथ मैं कह सकता हूं कि उन बुजुर्गों के काम क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने एक आर्टिकल लिखा, कोरोना में उन बुजुर्गों का ध्यान कौन रखेगा, तो नीचे मैंने अपने 2 नंबर और अपने कार्यकर्ता के 2 नंबर दे दिए। आज तक मुझे 10% फ़ोन आए हैं कि कम से कम आपने नंबर तो दिए, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने बुज़ुर्गों के बारे में सोचा, आपका धन्यवाद करते हैं। और फ़ोन कैसे आए दोस्तों, कई बार तो दुखी होता है कि मेरा बुज़ुर्ग किस हालत में रह रहा है। करनाल से एक फ़ोन आया कि दुखी होके भरे मन से मैं आपको खन्ना साहब याद कर रहा हूँ, घर में आज खाने को कुछ नहीं है। मैं एक छोटा दुकानदार था, 75 साल की मेरी उम्र है, ठीक है, घर में जो कुछ था 80 दिन हो गए, निकल गया। आज मैंने फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि जो जिसमें 5 रुपये 10 रुपये हम जोड़ते थे, आज उसको तोड़कर हम लोग अपने घर का गुजारा करने वाले हैं। आपने मन से लिखा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई बिना फ़ोटो खींचे हमारी मदद कर सकता है तो उसको भेज दीजिए। मैंने हरियाणा के कार्यकर्ता को यही बात ऐसे ही बताई, तो मुझे खुशी हुई कि हरियाणा के कार्यकर्ता वहाँ जाकर उसको देखे आए। अमृतसर गोल्डन टेम्पल के पास से एक बुज़ुर्ग का फ़ोन आया, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, सिर्फ मेरे लिए समय आने पर मेरी दवाई कौन लेके आएगा, यही मुझे चिंता है। तो मैंने अमृतसर के कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई कि वो कार्यकर्ता जब भी उसको ज़रूरत हो तो वो वहाँ देखे, और उसने दिया भी। कार्यकर्ता ने फ़ोन किया कि जी मेरा नंबर है, अब जब भी आपको ज़रूरत हो। और लास्ट उदाहरण, कैसा काम, कटरा से एक सज्जन का फ़ोन आया पहले दिन, जिस दिन आर्टिकल लिखा ही था कि मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है, मैं कहाँ जाऊँ, किसको कहूँ। तो मैं अपने कार्यकर्ता चौधरी ताहिर चौधरी को धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैंने उसको कहा, उसने वहाँ उसका गैस सिलेंडर पहुँचाया। और एक बुज़ुर्ग का फ़ोन आया कल सुबह कि खन्ना साहब मेरी ऐनक टूट गई है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने टूटी हुई ऐनक से आपका नंबर सेव करके रखा था, उससे आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो मैंने नंदा जी को फ़ोन किया, वहाँ पर असीम को और अपने रंधावा जी को, इन्होंने वहाँ पर उसकी ऐनक अरेंज कराई। इतने काम, अब देखिए तो सही समाज को कितनी ज़रूरत है आपकी। अब कोविड है, लोग एक लड़ाई और लड़ रहे हैं, परमात्मा ने हमें सेहत दी है, हमें इतना बड़ा संगठन दिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन कार्यकर्ता की, उन लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। अगला जो काम दिया है वो आपका बॉडीगार्ड जो बनने वाला है वो दिया है। क्या है वो? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ऐप वो क्या है? वो आपके हाथ में आपका बॉडीगार्ड है। कैसे? जिसने भी आरोग्य सेतु ऐप को लोड किया है, तो महाराज ने कहा, देख माँ, पहले दिन जब तू आई मैं गुड़ खाता था, मैंने अभ्यास किया कि मैं गुड़ खाना छोड़ूं, तब मैं इस काबिल हूँगा कि मैं किसी को कह पाऊँगा। अब मैंने गुड़ छोड़ दिया है, तब मैं कह पाया हूँ कि तू गुड़ छोड़ दे। इसीलिए मैं कार्यकर्ता से निवेदन करूँगा, पहले आप अपने आप को इन कामों के लिए इन्वॉल्व कीजिए, फिर जनता के बीच में जाइए। परमात्मा आपको देखता है, पार्टी आपको देख रही है। जो नेक काम आप करेंगे, आप भी कोरोना वॉरियर बन के बाहर निकलेंगे। जब देश को संकट होता है तो देश का हर नागरिक अगर ये समझे कि मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन एक चिड़िया की तरह डालूं, तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। फिर इतना आसान काम हो जाएगा, 130 करोड़ की जनता को संभाले हुए देश का प्रधानमंत्री अपने करोड़ों कार्यकर्ता के सिर के ऊपर
इतने अच्छे डिसीजन ले रहा है और हमकी जिम्मेवारी है हम लोगों की, हम इसको इम्प्लीमेंट करें। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे मन की बात को सुना। मेरा मन था कि मैं अपने कार्यकर्ता से जो मेरे तजर्बे हैं वो शेयर करूं, जिम्मेवारी क्या है वो शेयर करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आशा है कि आज के बाद जो जम्मू कश्मीर के रिज़ल्ट हैं बहुत अच्छे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है को सर।